दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों आज हम लोग एक नया प्रश्न पत्र स्टार्ट करेंगे। वह है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 का हल प्रश्न पत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों जो दिए गए हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 2014 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम 2013 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। सारे प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे और पहला हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। क्या है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वह है दोस्तों यंतु। क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, हम केवल उन्हीं आंसरों को देखेंगे दोस्तों जो हमारा राइट है। चारों ऑप्शन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। पहला कह रहे हैं चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो याद रखें दोस्तों यंतु। क्या है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखें, यंतु। कह रहा है प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख ही यंतु तथा थियांतु नाम से किया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख ही यंतु तथा थियांतु नाम से किया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। याद रखें दोस्तों यंतु, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए देखें, यहाँ कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। क्या है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो याद रखें दोस्तों तिरुज्ञान। ठीक है, याद रखें इस पॉइंट को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो याद रखें दोस्तों तिरुज्ञान, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो याद रखें दोस्तों तिरुज्ञान हमारे जो थे वह अलवार संत नहीं थे। इस पॉइंट को याद रखिए। जबकि दोस्तों पोएगई, पूडम और तिरुमंगई, क्या है, पोएगई, पूडम और तिरुमंगई, यह सभी दोस्तों हमारे क्या थे, अलवार संत थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। यहाँ देखें, कुल 12 अलवार संतों में क्या है, कुल 12 अलवार संतों में पोएगई, पूडम, तिरुमंगई, अंडाल एकमात्र महिला अलवार आदि प्रमुख थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार और शैव धर्म के संत नैनार कहलाते थे। तो अलवार हमारे वैष्णव धर्म के क्या थे, यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे दोस्तों हमारे अलवार। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि नैनार हमारे शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कह रहा है कि अलवार का अर्थ है जो ईश्वर के अनुभव में डूबा हुआ है। क्या है, अलवार का अर्थ है जो ईश्वर के अनुभव में डूबा हुआ है। और याद रखें, कुल 12 अलवार संतों में पोएगई, पूडम, तिरुमंगई, अंडाल दोस्तों एकमात्र क्या थी, महिला अलवार संत थी दोस्तों। वह थी हमारी केवल एक, वह थी अंडाल। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अंडाल जो थी केवल दोस्तों एकमात्र महिला और क्या थी, अलवार संत थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो याद रखिएगा तिरुज्ञान। जबकि दोस्तों पोएगई, पूडम, तिरुमंगई, यह सभी दोस्तों हमारे अलवार संत थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। टोटल कितने, 12 अलवार संत हुआ करते थे। ठीक है, जिनमें दोस्तों एकमात्र महिला अलवार संत थी, वह थी दोस्तों अंडाल। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो हम सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों सुभद्र। ठीक है, क्या है, फिर देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो याद रखिए दोस्तों सुभद्र। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि महापरिनिर्वाण से पूर्व गौतम बुद्ध ने सुबद्ध नामक व्यक्ति को दीक्षित किया था। वह कुशीनारा का परिव्राजक था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है महापरिनिर्वाण से पूर्व गौतम बुद्ध ने सुबद्ध नामक एक व्यक्ति को दीक्षित किया था और वह कुशीनारा का क्या था, परिव्राजक था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन डी सुबद्ध, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो याद रखें दोस्तों, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखें,
मौर्य काल में दोस्तों सीता से तात्पर्य है, तो याद रखिए दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या है? मौर्य काल में सीता का अर्थ है दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देखेंगे, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए यहाँ एक बार देखें क्या कह रहा है, ठीक है। देखें, सीता भूमि उस भूमि को कहते थे जो सरकारी भूमि होती थी। क्या है? सीता भूमि उस भूमि को कहते थे जो सरकारी भूमि होती थी। इसकी देखरेख सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी करता था। इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय को कौटिल्य ने कहा, क्या कहा है दोस्तों? सीता कहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। सीता भूमि उस भूमि को कहते थे जो सरकारी भूमि होती थी। इसकी देखरेख सीता अध्यक्ष नामक अधिकारी करता था और इस भूमि से प्राप्त होने वाले आय को कौटिल्य ने क्या कहा है दोस्तों? सीता कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को हम लोगों ने क्या कहा है? मौर्य काल में कहा गया है सीता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, क्या कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सिफा क्या था? कह रहा है दोस्तों हमारा कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सिफा क्या था? तो इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों, एक खैराती अस्पताल था, ठीक है। क्या है? कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सिफा क्या था? तो याद रखें दोस्तों, एक खैराती अस्पताल था दोस्तों हमारा दारुल सिफा। यहाँ देखें, कह रहा है कि उसने कुछ विभागों की स्थापना की जिनमें प्रमुख थे दोस्तों दारुल सिफा। तो दारुल सिफा क्या था दोस्तों? एक खैराती अस्पताल यानी कि राजकीय अस्पताल था। दीवाने खैरात था दोस्तों गरीबों के लिए दान विभाग। क्या है? दीवाने खैरात था दोस्तों गरीबों के लिए दान विभाग। और दफ्तरे रोजगार बेरोजगारों के लिए था, ठीक है। दफ्तरे रोजगार बेरोजगारों के लिए था। इन सभी दोस्तों जो हमारी यहाँ पे कुछ विभाग दिए गए हैं, इन सभी विभागों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सिफा क्या था? तो याद रखिएगा, एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है उसने कुछ विभागों की, कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक 1351 में सुल्तान बना और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतवाते फिरोज शाही लिखी थी, ठीक है। यह भी याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतवाते फिरोज शाही लिखी थी और उसने कुछ विभागों की स्थापना की जिनमें प्रमुख थे, याद रखिएगा, दारुल सिफा, जो कि क्या था दोस्तों? एक खैराती अस्पताल यानी कि राजकीय अस्पताल था। दीवाने खैरात दोस्तों गरीबों के लिए क्या था? दान विभाग था। दीवाने खैरात गरीबों के लिए दान विभाग, जबकि दफ्तरे रोजगार बेरोजगारों के लिए था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखिए, दारुल सिफा राजकीय अस्पताल, दीवाने खैरात गरीबों के लिए दान विभाग और दफ्तरे रोजगार बेरोजगारों के लिए था। इस पॉइंट को याद रखिए। यह तीनों ही विभाग दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 6ठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा दोस्तों कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ठीक है। कह रहा है दोस्तों, फिर देखें कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, ठीक है। फिर देखिए कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह है दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक है। कह रहा है वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया था। क्या है? यहाँ देखें, इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था, ठीक है। यह भी पूछा गया है कि इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन व आराम शाह ने लाहौर से शासन किया। 1211 में वह दिल्ली का शासक बना और कह रहा है कि वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया था। क्या है? वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। चांदी का टंका और तांबे के जीतल उसी ने आरंभ किए थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वह था दोस्तों हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों पुनः जजिया लगाना, ठीक है, पुनः जजिया लगाना। तो यह दोस्तों फर्रुख सियर दिया गया है, यह हमारा सही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मसूलीपट्टनम पर अधिकार, तो मसूलीपट्टनम पर अधिकार दिया गया है दोस्तों फोर्ड, ठीक है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार दिया गया है फोर्ड, तो यह भी हमारा सुमेल है। फिर कह रहा है दोस्तों सती प्रथा निषेध अधिनियम, कह रहा है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो यह भी दोस्तों हमारा सही सुमेल है।
फिर कह रहा है दोस्तों दास्ता का अंत मैल्कम, ठीक है, दास्ता का अंत मैल्कम, तो यह हमारा सुमेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, दास्ता का अंत भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 के अंतर्गत किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल मैल्कम ना होके दोस्तों लॉर्ड एलन बरो थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए पुनः जजिया लगाना फर्रुख सियर सही दिया गया है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार दिया गया है फोर्ड, यह भी हमारा सही दिया गया है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह भी हमारा सही दिया गया है। फिर देखिए पुनः जजिया लगाना फर्रुख सियर दोस्तों, ठीक है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार दोस्तों फोर्ड सही है हमारा। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह भी हमारा सही है। और दास्ता का अंत कह रहा है दोस्तों मैल्कम, तो यह गलत दिया गया है। दास्ता का अंत दोस्तों भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 के अंतर्गत किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और देखें जो सही दिया गया है पॉइंट। पुनः जजिया लगाना फर्रुख सियर बिल्कुल सही है दोस्तों। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड और सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, जबकि दास्ता का अंत दिया गया है मैल्कम, तो यह पॉइंट हमारा गलत सुमेल है दोस्तों। दास्ता का अंत भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 के अंतर्गत किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। जितने भी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग हल करते चल रहे हैं, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चलिए। आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे हमारे ये सारे प्रश्न। चलिए दोस्तों देखें यहाँ 8वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक यहाँ देखें आप लोग 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे। क्या रहा दोस्तों, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्या है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखें दोस्तों ऋग्वेद हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र जिसे दोस्तों सविता मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य देवता की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है। क्या है, गायत्री मंत्र जिसे सविता मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य देवता की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है और इस मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों हमें ऋग्वेद में मिलता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिए दोस्तों गायत्री मंत्र जिसे सविता मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य देवता की आराधना में प्रस्तुत किया जाता है और इस मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? क्या है दोस्तों, कह रहा है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो याद रखें दोस्तों शिक्षक। ठीक है, ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो याद रखिएगा दोस्तों शिक्षक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भगवान शिव की अनेक अवस्था में पाई जाने वाली मूर्तियों में से एक मूर्ति जिसमें भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे दर्शाए गए हैं, दक्षिण भारत के कई मंदिरों में पाई जाती है। इस मूर्ति में भगवान शिव को गुरुओं के गुरु के रूप में दिखाया गया है। यह स्वरूप ही दक्षिणामूर्ति कहलाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो याद रखें ऑप्शन ए शिक्षक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? क्या है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो याद रखें दोस्तों विलियम हॉकिंस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन, क्या है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो याद रखिएगा दोस्तों कैप्टन हॉकिंस, जो कि दोस्तों 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, क्या है, ऑप्शन ए हमारा विलियम हॉकिंस बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जो कि 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति ग्रहण करने के लिए आने वाला प्रथम ब्रिटिश राजदूत था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस दोस्तों 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति ग्रहण करने के लिए आने वाला प्रथम ब्रिटिश राजदूत था। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों कि परंतु जब वह भारत पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर भारत का बादशाह बन गया था। जहांगीर हॉकिंस से आगरा में मिला था और कैप्टन हॉकिंस को इसने दोस्तों इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जहांगीर ने दोस्तों हॉकिंस से आगरा में मुलाकात की थी और कैप्टन हॉकिंस को दोस्तों इंग्लिश खान की क्या थी, उपाधि दी थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे विलियम फिंच कौन था? यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेज व्यापारी
अधिकारी था। जहांगीर के शासनकाल के समय विलियम फिंच ने विलियम हॉकिंस के साथ भारत की यात्रा की। ठीक है, फिर कह रहा है पिट्रा डेला वेला, तो वह दोस्तों इतालवी संगीतकार, संगीतज्ञ और लेखक था। और एडवर्ड टेरी एक अंग्रेज पादरी था। 1616 में वह भारत आया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 11वें नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत जोड़ो आंदोलन 1982। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से दोस्तों हमारी संबंधित थी अरुणा आसफ अली। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने भूमिगत रहकर क्या किया था दोस्तों, नेतृत्व प्रदान किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। तो याद रखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, इस आंदोलन में दोस्तों अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने दोस्तों भूमिगत रहकर क्या किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखेंगे, सुमेल करेंगे दोस्तों। कह रहा है लेडी कैथरीन मेयो, तो लेडी कैथरीन मेयो हम सुमेल करेंगे दोस्तों मदर इंडिया से। क्या है, लेडी कैथरीन मेयो को सुमेल करेंगे दोस्तों मदर इंडिया से। कह रहा है दोस्तों लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। क्या है, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, इनको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट से। ठीक है, फिर है दोस्तों, कह रहा है राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया को हम सुमेल करेंगे दोस्तों गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। क्या है, राम मनोहर लोहिया को सुमेल करेंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू को सुमेल करेंगे दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। और इसको दोस्तों हम सुमेल करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया से जवाहरलाल नेहरू को। और सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन ए। फिर देखिए, लेडी कैथरीन मेयो को दोस्तों सुमेल करेंगे किससे, मदर इंडिया से। क्या है, लेडी कैथरीन मेयो को सुमेल करेंगे दोस्तों मदर इंडिया से। ठीक है, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे को हम सुमेल करेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट से। राम मनोहर लोहिया को सुमेल करेंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन से। जवाहरलाल नेहरू को सुमेल करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया से। फिर देखिए, लेडी कैथरीन मेयो को सुमेल करेंगे दोस्तों मदर इंडिया से। लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे को सुमेल करेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट से। राम मनोहर लोहिया को सुमेल करेंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन से। और जवाहरलाल नेहरू को सुमेल करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत की खोज से। ठीक है, लेडी कैथरीन मेयो दोस्तों मदर इंडिया। क्या है, लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर देखिए, लेडी कैथरीन मेयो दोस्तों मदर इंडिया, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर देखिए, लेडी कैथरीन मेयो दोस्तों मदर इंडिया, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और सही आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। ठीक है, चलिए यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। क्या है, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। तो याद रखें दोस्तों, सही आंसर होगा हमारा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर देखें, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। तो याद रखें दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो याद रखें दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्या है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, खुर्रम हो जाएगा, खुसरो हो जाएगा दोस्तों, और महावत खां हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा होगा 2, 3 और 4। ठीक है, जबकि 1 हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो याद रखें दोस्तों, खुर्रम ने, खुसरो ने और महावत खां ने। 2, 3, 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और 13वां नंबर प्रश्न देखें, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14वां नंबर देखें, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर
जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो याद रखिए दोस्तों, खुर्रम खुसरो और महावत खां ने। क्या है? खुर्रम खुसरो और महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जबकि आसफ खां ने दोस्तों विद्रोह नहीं किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2, 3, 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। और चलिए ध्यानपूर्वक आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ देखें, सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे? वह मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि केवल 2, 3 और 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, माउंटबेटन योजना आधार बनी। क्या है? माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो याद रखें दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि देश के विभाजन की। ठीक है, पार्टीशन ऑफ कंट्री। ठीक है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो याद रखें दोस्तों, देश के विभाजन की इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो याद रखें दोस्तों, देश के विभाजन की इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, देश के विभाजन की। 16वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? क्या है दोस्तों? कह रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था? इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 17वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या है? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन दोस्तों लाहौर में संपन्न हुआ था। क्या है? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था, और इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था। क्या है? इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। ठीक है, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली थी। क्या है? पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सही आंसर मार्क करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1940 में की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चले बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। कह रहा है चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? क्या है दोस्तों? कह रहा है कि चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो सही आंसर मार्क करेंगे, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। क्या है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। फिर से देखिए, चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो याद रखिए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था, जिसको हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं? वह है चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और यह पॉइंट याद रखिए कि चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? याद रखें दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931, और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है,
कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या रहा दोस्तों, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? क्या है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो याद रखें दोस्तों, वी चिरोल यानी कि वैलेंटाइन चिरोल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा। ठीक है, कह रहा है कि किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। वैलेंटाइन चिरोल एक ब्रिटिश पत्रकार, इतिहासविद और राजनयिक थे जो जर्मन साम्राज्य व अशांत मुस्लिमों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे। चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह भी याद रखिए कि तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल में रखा गया था। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल में रखा गया था। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल 1852 से 1929 एक ब्रिटिश पत्रकार, इतिहासविद और राजनयिक थे जो जर्मन साम्राज्य व अशांत मुस्लिमों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे। चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल में रखा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 21वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते चलें, सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और देखिए फिर से क्या कह रहा है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर टीबी सप्रू इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि सर तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी। फिर देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो याद रखें दोस्तों, सर टीबी सप्रू यानी कि तेज बहादुर सप्रू इसका दोस्तों हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर टीबी सप्रू, ऑप्शन डी हमारा, यानी कि सर तेज बहादुर सप्रू बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों 1937 में, क्या है, कह रहा है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 28 महीने इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 1927 में, कह रहा है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो याद रखिएगा दोस्तों 28 महीने इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है कि 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ठीक है, और कह रहा है कांग्रेस ने 28 माह तक कांग्रेसी मंत्रिमंडल को चलाया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के मुद्दे पर सभी मंत्रियों ने क्या दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कि 1937 के प्रांतों में, क्या है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो याद रखिएगा दोस्तों 28 महीने। ठीक है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो याद रखिए दोस्तों 28 महीने। ठीक है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 23वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? क्या है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो याद रखिए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है दोस्तों डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो याद रखिए बीजी तिलक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो याद रखिएगा दोस्तों बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों बीजी तिलक ने। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा दोस्तों, कह रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों यानी कि हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे 1861, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर देखिए, कह रहा दोस्तों कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1861 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई?
तो याद रखें ऑप्शन ए 1861 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो याद रखें दोस्तों 1861 इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1861 बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? ठीक है, यहाँ देखें, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक, कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो याद रखें दोस्तों पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो याद रखें दोस्तों पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो याद रखें दोस्तों सरशंकरन नायर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो सरशंकरन नायर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ऑप्शन सी सरशंकरन नायर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बोलीविया कह रहा है दोस्तों टिन, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। ब्राजील कह रहा है दोस्तों लौह अयस्क, यह भी हमारा सुमेल है। मैक्सिको कह रहा है दोस्तों चांदी, तो यह भी हमारा सुमेल है। पेरू कह रहा है दोस्तों क्या है? नाइट्रेट, तो यही हमारा सुमेल नहीं है दोस्तों। यहाँ देखें क्या कह रहा है। पेरू दोस्तों हमारा तांबा उत्पादन में क्या है? द्वितीय स्थान पर है, तो पेरू हमारा हो जाएगा दोस्तों तांबा से, ना कि नाइट्रेट से। कह रहा है पेरू में चांदी का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। नोट है, याद रखिएगा, पेरू में चांदी का क्या सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो बोलीविया हमारा टिन बिल्कुल सही दिया गया है। ब्राज़ील हमारा लौह अयस्क, यह भी सही दिया गया है। मैक्सिको हमारा चांदी, यह भी हमारा सही दिया गया है। जबकि पेरू नाइट्रेट से ना होकर दोस्तों पेरू तांबा से हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए बोलीविया दोस्तों टिन बिल्कुल सही दिया गया है। ब्राज़ील लौह अयस्क, यह भी सही दिया गया है। मैक्सिको हमारा चांदी, यह भी सही दिया गया है। लेकिन पेरू नाइट्रेट कह रहा है, तो यह हमारा सही नहीं दिया गया है। पेरू हमारा दोस्तों तांबा से हो जाएगा, ना कि नाइट्रेट से। और नोट में एक पॉइंट याद रखें कि पेरू में चांदी का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। क्या है? पेरू में चांदी का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बोलीविया टिन हो जाएगा, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू हो जाएगा तांबा से, ना कि नाइट्रेट से। ठीक है, और नोट देखिए कि पेरू में चांदी का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, इस पॉइंट को भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, कोयला क्षेत्र और वह किस देशों में स्थित हैं, हम सुमेल करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों डोनेट्स। ठीक है, तो डोनेट्स को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? वह है दोस्तों हमारा यूक्रेन में स्थित एक कोयला क्षेत्र है डोनेट्स। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कुजनेट्स। ठीक है, तो कुजनेट्स को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? तो कुजनेट्स को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे, याद रखिएगा, रसिया से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों लंकासायर, तो लंकासायर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? वह है दोस्तों हमारा यूके से। और दोस्तों सार को हम लोग सुमेल करेंगे जर्मनी से। ठीक है, और सही आंसर किसको मार्क करेंगे? वह है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें, डोनेट्स को सुमेल करेंगे दोस्तों यूक्रेन से, और कुजनेट्स को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? वह है दोस्तों रूस यानी कि रसिया से। लंकासायर को यूके से, और सार को दोस्तों जर्मनी से। ठीक है, फिर देखिए, डोनेट्स को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे? यूक्रेन से। कुजनेट्स को दोस्तों हम सुमेल करेंगे रूस से। लंकासायर को यूके से, सार को जर्मनी से। डोनेट्स को दोस्तों यूक्रेन से, कुजनेट्स को रसिया से। लंकासायर को दोस्तों हम यूके से, सार को जर्मनी से। डोनेट्स को यूक्रेन से, कुजनेट्स को रसिया से, लंकासायर को यूके से, सार को जर्मनी से। ठीक है, डोनेट्स को दोस्तों हम सुमेल करेंगे यूक्रेन से। कुजनेट्स को दोस्तों किससे? रूस से। लंकासायर को यूके से, सार को जर्मनी से। डोनेट्स को दोस्तों यूक्रेन से। ठीक है, कुजनेट्स को दोस्तों रूस से। लंकासायर को यूके से, सार को जर्मनी से। डोनेट्स को दोस्तों यूक्रेन से, कुजनेट्स को दोस्तों हम रसिया से। लंकासायर को यूके से, सार को जर्मनी से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए आगे देखेंगे।
29वें नंबर प्रश्न को देखें, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत क्या है? वनाच्छादित है। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत क्या है दोस्तों? वनाच्छादित है। तो याद रखें, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, जापान। फिर देखिए, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, जापान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए फिर देखें, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो याद रखिए जापान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 30वें नंबर प्रश्न को देखें, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। कह रहा है, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है। क्या है? जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है दोस्तों, याद रखें, जांगमऊ। क्या है? जांगमऊ वह स्थान है दोस्तों जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पुराना प्रश्न हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है दोस्तों ऑप्शन बी, जांगमऊ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक यहाँ देखते रहें। चलिए दोस्तों, 31वां नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, उद्योग और केंद्र। चलिए सुमेल करेंगे। कह रहा है दोस्तों एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम को दोस्तों हम सुमेल करेंगे जेके नगर। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है हमारा तांबा। तो तांबा को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? तो तांबा को हम सुमेल करेंगे दोस्तों मलाज खंड से। ठीक है, और फिर दोस्तों कह रहा है जस्ता। तो जस्ता को सुमेल करेंगे दोस्तों टुंडू से। ठीक है, और याद रखें दोस्तों जूट को सुमेल करेंगे दोस्तों हम भाटपाड़ा से। ठीक है, बिल्कुल सही याद रखें आप लोग, सुमेल जो हम लोगों ने किया है उसको याद रखें। एल्युमिनियम को सुमेल करेंगे दोस्तों जेके नगर से, तांबा को सुमेल करेंगे मलाज खंड से, जस्ता को दोस्तों टुंडू से, और जूट को भाटपाड़ा से, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम को हम सुमेल करेंगे दोस्तों जेके नगर से। क्या है? एल्युमिनियम को सुमेल करेंगे दोस्तों जेके नगर से, तांबा को सुमेल करेंगे दोस्तों मलाज खंड से, जस्ता को सुमेल करेंगे टुंडू से, और जूट को सुमेल करेंगे भाटपाड़ा से। क्या है? एल्युमिनियम को सुमेल करेंगे दोस्तों जेके नगर से, तांबा को दोस्तों सुमेल करेंगे मलाज खंड से, जस्ता को सुमेल करेंगे टुंडू से, और जूट को दोस्तों भाटपाड़ा से। फिर देखिए, एल्युमिनियम को सुमेल करेंगे जेके नगर से, तांबा को सुमेल करेंगे मलाज खंड से, टुंडू को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? जस्ता को सुमेल करेंगे टुंडू से, और जूट को सुमेल करेंगे भाटपाड़ा से। फिर देखिए, एल्युमिनियम को सुमेल करेंगे दोस्तों जेके नगर से, तांबा को सुमेल करेंगे दोस्तों मलाज खंड से, जस्ता को सुमेल करेंगे टुंडू से, और जूट को सुमेल करेंगे भाटपाड़ा से। ठीक है, फिर देखिए, एल्युमिनियम को सुमेल करेंगे दोस्तों जेके नगर से, तांबा को सुमेल करेंगे दोस्तों हम मलाज खंड से, जस्ता को दोस्तों टुंडू से, और जूट को दोस्तों भाटपाड़ा से। एल्युमिनियम को सुमेल करेंगे जेके नगर से, तांबा को सुमेल करेंगे दोस्तों मलाज खंड से, जस्ता को सुमेल करेंगे टुंडू से, जूट को भाटपाड़ा से। एल्युमिनियम को दोस्तों जेके नगर से, तांबा को मलाज खंड से, जस्ता को टुंडू से, जूट को भाटपाड़ा से। एल्युमिनियम को जेके नगर से, तांबा को मलाज खंड से, जस्ता को टुंडू से, जूट को भाटपाड़ा से। एल्युमिनियम को जेके नगर से, तांबा को मलाज खंड से, जस्ता को टुंडू से, जूट को भाटपाड़ा से। ठीक है, एल्युमिनियम को जेके नगर से, तांबा को मलाज खंड से, जस्ता को टुंडू से, जूट को दोस्तों भाटपाड़ा से। ठीक है, एक बार और, एल्युमिनियम को जेके नगर से, तांबा को मलाज खंड से, जस्ता को टुंडू से, जूट को भाटपाड़ा से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है राम सेतु शुरू होता है, तो याद रखें दोस्तों धनुषकोडी से। क्या है? राम सेतु शुरू होता है। ठीक है, यानी कि एडम्स ब्रिज शुरू होता है, तो याद रखें दोस्तों धनुषकोडी से, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि राम सेतु शुरू होता है, तो याद रखें दोस्तों क्या है हमारा? धनुषकोडी से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। चलिए 33वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? क्या है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? इसका आंसर दोस्तों क्या है? स्टार मार्क किया गया है। कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने दोस्तों विकल्प सी माना था, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हम नोट यहाँ पे दिया गया है, व्याख्या देख लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी माना था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 2018 के दौरान $7.4 यूएस बिलियन कुल चावल निर्यात का 30.1% के उच्चतम मूल्य निर्यात के साथ विश्व में अव्वल रहा था। कौन दोस्तों? कह रहा है 2018 के दौरान भारत 7.4 यूएस बिलियन डॉलर कुल चावल निर्यात का 30.1% के उच्चतम मूल्य निर्यात के साथ विश्व में क्या था? अव्वल रहा था। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी माना था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए
34 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है। क्या है दोस्तों? विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है, तो याद रखिए दोस्तों ब्राज़ील। क्या है? विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्राज़ील। इसके व्याख्या क्यों हम पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों व्याख्या में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ इसका व्याख्या क्या दिया गया है हम देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखें, ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला क्या है, देश है। ठीक है, क्या रहा दोस्तों, ब्राज़ील स्थित शहर साओ पोलो में विश्व की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, कहवा मंडी है। क्या है? ब्राज़ील स्थित शहर साओ पोलो में विश्व की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, कहवा मंडी है। यहाँ लगाए जाने वाले कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो कहवा उत्पादन के प्रमुख कारकों में यहाँ की पोटास व लोहांश युक्त मिट्टी, टेरा रोकेया, जलवायु, ढालू धरातल और सरकारी प्रोत्साहन शामिल है। ठीक है, फिर से देखेंगे, ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश है। ब्राज़ील स्थित शहर दोस्तों साओ पाउलो में विश्व की सबसे बड़ी क्या है, कहवा मंडी है। ब्राज़ील स्थित शहर साओ पाउलो में विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। ठीक है, और यहाँ लगाए जाने वाले कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, कहवा उत्पादन के प्रमुख कारकों में यहाँ की पोटास व लोहांश युक्त मिट्टी है दोस्तों, टेरा रोकेया, जलवायु, ढालू धरातल और सरकारी प्रोत्साहन शामिल है। और यहीं भी दोस्तों एक सेंटोस बंदरगाह स्थित है, जिसको हम लोग दोस्तों कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सेंटोस बंदरगाह हम लोग कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 35वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए, नदी और उन पे स्थित बांध को हमें सुमेल करना है। ठीक है, तो कोलोराडो को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे, तो कोलोराडो को हम सुमेल करेंगे दोस्तों हूवर से। ठीक है, फिर दोस्तों हम दामोदर को सुमेल करेंगे किससे, तो दामोदर को सुमेल करेंगे दोस्तों पंचेत हिल से। क्या है? दामोदर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों पंचेत हिल से। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर है दोस्तों नील, तो नील को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, नील को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों असवान से। ठीक है, और फिर दोस्तों कह रहा है कि जाम्बेजी, तो जाम्बेजी हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, कैरीबा से। ठीक है, जाम्बेजी को सुमेल करेंगे दोस्तों कैरीबा से, और राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, कोलोराडो हो जाएगा दोस्तों, कोलोराडो नदी पर स्थित बांध है दोस्तों हूवर। क्या है? कोलोराडो हो जाएगा दोस्तों हूवर। दामोदर हो जाएगा दोस्तों पंचेत हिल, नील हो जाएगा दोस्तों असवान, और जाम्बेजी हो जाएगा कैरीबा। ठीक है, याद रखिएगा। कोलोराडो हो जाएगा दोस्तों हूवर, दामोदर हो जाएगा पंचेत हिल, नील हो जाएगा दोस्तों असवान, जाम्बेजी हो जाएगा दोस्तों कैरीबा। कोलोराडो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, हूबर, दामोदर हो जाएगा पंचेत हिल, नील हो जाएगा असवान, और जाम्बेजी हो जाएगा करीबा। ठीक है, कोलोराडो हो जाएगा हूबर, दामोदर हो जाएगा पंचेत हिल, नील हो जाएगा असवान, और जाम्बेजी हो जाएगा करीबा। ठीक है, कोलोराडो हो जाएगा दोस्तों हमारा हूबर, दामोदर पंचेत हिल, नील हो जाएगा असवान, जाम्बेजी हो जाएगा करीबा। ठीक है, कोलोराडो हो जाएगा हूबर, दामोदर पंचेत हिल, नील असवान, और जाम्बेजी करीबा। ठीक है, कोलोराडो हूबर, दामोदर पंचेत हिल, नील हो जाएगा असवान, और जाम्बेजी करीबा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोलोराडो हो जाएगा दोस्तों हूवर, दामोदर हो जाएगा पंचेत हिल, नील हो जाएगा दोस्तों आसमान, जाम्बेजी हो जाएगा दोस्तों हमारे करीबा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे दोस्तों। कोलोराडो हो जाएगा हूवर, दामोदर पंचेत हिल, नील हो जाएगा आसमान, और जाम्बेजी कैरीबा हम, और सही आंसर ऑप्शन डी मार्क करेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखें, कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो याद रखें दोस्तों, झांसी में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है? कह रहा है दोस्तों, हम क्या देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ठीक है, कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो याद रखें ऑप्शन बी, झांसी में इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ऑप्शन बी हम झांसी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। क्या है दोस्तों? कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो याद रखें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
ठीक है। फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो याद रखें दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं और वह किस राज्य में स्थित है, यहाँ सुमेल कराना है। चलिए नाथुला दोस्तों हम सुमेल करेंगे। तो नाथुला दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। नाथुला दोस्तों हमारा सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जलेपला दर्रा दोनों याद रखिएगा दोस्तों हमारे कहाँ स्थित हैं, सिक्किम में। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ स्थित हैं दोस्तों, सिक्किम में। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही दर्रे याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही दर्रे कहाँ स्थित हैं दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा याद रखिएगा तीनों ही दर्रे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। सिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा तीनों ही दर्रे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और पालघाट कह रहा है केरल, यह भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो याद रखिए दोस्तों बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा तीनों ही दर्रे हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्या है, बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा तीनों ही दर्रे दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। सिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा तीनों ही दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। जबकि पालघाट में दोस्तों हमारा केरल कह रहा है, पालघाट दर्रा केरल में स्थित है, यह भी हमारा सही सुमेल है। ठीक है। नाथुला और जलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नाथुला और जलेपला दर्रा दोस्तों हमारे सिक्किम में स्थित हैं। क्या है, नाथुला और जलेपला दर्रा दोस्तों हमारे सिक्किम में स्थित हैं। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा दोस्तों हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। क्या है, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा दोस्तों हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्या है, रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, तो बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्या है, बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और पालघाट कह रहा है केरल में, तो यह भी हमारा सही सुमेल है। जबकि दोस्तों तुजू दर्रा याद रखिएगा मणिपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तुजू दर्रा दोस्तों हमारा मणिपुर में स्थित है, जो कि दोस्तों मणिपुर और म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 39 नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखेंगे ध्यानपूर्वक यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो याद रखिए दोस्तों इसमें सही आंसर मार्क करेंगे कोची, और दोस्तों मार्क करेंगे हम विशाखापट्टनम। 2 और 4 सही आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिए। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो याद रखिए दोस्तों कोची जो कि केरल में स्थित है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन हमारे कृत्रिम बंदरगाह हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो याद रखिए दोस्तों कोची और विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो कोची और विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी हमारा 2 तथा 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो याद रखिए दोस्तों हमारा कोची और विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। कोची और विशाखापट्टनम हमारे भारत के प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हार्बर हैं। जबकि दोस्तों हमारे चेन्नई और तूतीकोरिन दोस्तों यह क्या हैं, यह हमारे नेचुरल हार्बर नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह दोस्तों हमारे कृत्रिम बंदरगाह हैं। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखें दोस्तों, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, सुमेल करेंगे दोस्तों। उकाई को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, वह है गुजरात से। ठीक है, पतरातू को किससे सुमेल करेंगे, तो पतरातू को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे, पतरातू को सुमेल करेंगे दोस्तों हम झारखंड से। ठीक है, पतरातू को सुमेल करेंगे दोस्तों हम झारखंड से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पेंच को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, मध्य प्रदेश से। और ढोभाल को सुमेल करेंगे दोस्तों हम महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर देखिए उकाई को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से, पतरातू को सुमेल करेंगे झारखंड से, पेंच को सुमेल करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश से, और डाबोल को सुमेल करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए उकाई को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से, पतरातू को सुमेल करेंगे झारखंड से, पेंच को सुमेल करेंगे मध्य प्रदेश से, डाबोल को सुमेल करेंगे महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर देखिए उकाई को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से, पतरातू को सुमेल करेंगे दोस्तों झारखंड से, पेंच को सुमेल करेंगे मध्य प्रदेश से, डाबोल को सुमेल करेंगे महाराष्ट्र से। ठीक है, उकाई को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात
से, पतरातू को सुमेल करेंगे झारखंड से, पेंच को सुमेल करेंगे मध्य प्रदेश से, डाबोल को सुमेल करेंगे महाराष्ट्र से। ठीक है, उकाई को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से, पतरातू को सुमेल करेंगे झारखंड से, पेंच को सुमेल करेंगे मध्य प्रदेश से, डाबोल को सुमेल करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर से देखें, उकाई को सुमेल करेंगे दोस्तों गुजरात से, पतरातू को झारखंड से, पेंच को मध्य प्रदेश से, डाबोल को महाराष्ट्र से। ठीक है, उकाई को गुजरात से, पतरातू को झारखंड से, पेंच को मध्य प्रदेश से, डाबोल को महाराष्ट्र से। उकाई को गुजरात से, पतरातू को झारखंड से, पेंच को मध्य प्रदेश से, डाबोल को महाराष्ट्र से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे 41वें नंबर प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि जितने भी प्रश्नों को हम लोग ये पूर्व वर्षों के प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि पूर्व वर्षों के PYQ दोस्तों यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हुबहू आगामी परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए 41वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है, यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक, सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2, 1, 4 और 3 हम बिल्कुल सही आंसर इसका मार्क करेंगे। ठीक है, उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, डाबोल महाराष्ट्र। उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, डाबोल महाराष्ट्र। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 41वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों सतलज। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो याद रखें दोस्तों सतलज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों सतलज। यहाँ देखें, सतलज नदी दोस्तों क्या है, तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है। क्या है, सतलज नदी तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है, जहाँ इसे दोस्तों लांगचेन खंबाव के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश से पूर्व यह सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर तक बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सतलज नदी से संबंधित यह पॉइंट याद रखिए कि सतलज नदी दोस्तों तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है, जहां इसे दोस्तों लांगचेन खंबाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भारत में प्रवेश से पूर्व यह सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सतलज नदी कहां से दोस्तों, हमारी तिब्बत की पठार से निकलती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसका उद्गम दोस्तों भारत में नहीं है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे उद्योग और स्थान को हमें सुमेल करना है। ठीक है, कागज को हम लोग किससे सुमेल करेंगे? तो याद रखिए दोस्तों, कागज को सुमेल करेंगे हम टीटागढ़ से। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है सीमेंट, तो सीमेंट को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? तो सीमेंट को सुमेल करेंगे दोस्तों लखेरी से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों लोहा और इस्पात, तो लोहा और इस्पात को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों भिलाई से। और दोस्तों खनिज तेल शोधनशाला, इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? अंबाला मुकुल से। क्या है, अंबाला मुकुल से दोस्तों इसको हम लोग सुमेल करेंगे। और सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, कागज को सुमेल करेंगे दोस्तों हम टीटागढ़ से, सीमेंट को सुमेल करेंगे दोस्तों हम लखेरी से, लोहा और इस्पात को भिलाई से, और खनिज तेल शोधनशाला को अंबाला मुकुल से। ठीक है, कागज को सुमेल करेंगे टीटागढ़ से, सीमेंट को लखेरी से, लोहा और इस्पात को भिलाई से, खनिज तेल शोधनशाला को दोस्तों अंबाला मुकुल से। ठीक है, फिर देखिए, कागज को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे? तो कागज को सुमेल करेंगे टीटागढ़ से, सीमेंट को सुमेल करेंगे लखेरी से, लोहा इस्पात को भिलाई से, खनिज तेल शोधनशाला को अंबाला मुकुल से। कागज को टीटागढ़ से, सीमेंट को लखेरी से, लोहा इस्पात को भिलाई से, खनिज तेल शोधनशाला को अंबाला मुकुल से। कागज को दोस्तों किससे? कागज को टीटागढ़ से, सीमेंट को लखेरी से, लोहा और इस्पात को भिलाई से, खनिज तेल शोधनशाला को अंबाला मुकुल से। ठीक है, कागज को दोस्तों हम किससे सुमेल करेंगे? कागज को सुमेल करेंगे टीटागढ़ से, सीमेंट को लखेरी से, लोहा इस्पात को भिलाई से, और खनिज तेल शोधनशाला को अंबाला मुकुल से। कागज को टीटागढ़ से, सीमेंट को लखेरी से, लोहा इस्पात को हम भिलाई से, खनिज तेल शोधनशाला को अंबाला मुकुल से। ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 43 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कथन कारण का प्रश्न है। चलिए क्या कह रहा है दोस्तों, कथन की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कह रहा है उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्या है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो यह गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे? ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये सही है, किंतु कारण जो दिया गया है आर वह गलत है। ठीक है, फिर देखिए कथन क्या कह रहा है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है दोस्तों? उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्या है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे, ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है।
कारण कह रहा है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो कारण गलत है हमारा, कथन बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों, जैवमंडल भंडार और उनकी अवस्थिति को हमें सुमेल करना है। ठीक है दोस्तों, नोकरेक कह रहा है, तो नोकरेक को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो नोकरेक को दोस्तों हम सुमेल करेंगे, वह है दोस्तों हमारा मेघालय से। ठीक है, मानस को सुमेल करेंगे दोस्तों, वह है दोस्तों हमारा असम से। दिहांग दिबांग को मानस को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो मानस को सुमेल करेंगे दोस्तों असम से। दिहांग दिबांग को सुमेल करेंगे दोस्तों हम अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, और अगस्त मलाई को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, केरल से। इस पॉइंट को याद रखिएगा और सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि 3, 2, 4 और 1। ठीक है, फिर देखिए, नोकरेक को सुमेल करेंगे दोस्तों मेघालय से, मानस को असम से, दिहांग दिबांग को अरुणाचल प्रदेश से, अगस्त मलाई को केरल से। ठीक है, नोकरेक को दोस्तों मेघालय से, मानस को असम से, दिहांग दिबांग को अरुणाचल प्रदेश से और अगस्त मलाई को केरल से। ठीक है, नोकरेक को दोस्तों मेघालय से, मानस को दोस्तों असम से, दिहांग दिबांग को अरुणाचल प्रदेश से, अगस्त मलाई को केरल से। ठीक है, नोकरेक को दोस्तों हम सुमेल करेंगे मेघालय से, मानस को असम से, दिहांग दिबांग को अरुणाचल प्रदेश से और अगस्त मलाई को सुमेल करेंगे दोस्तों हम केरल से। ठीक है, नोकरेक को दोस्तों किससे, तो नोकरेक को मेघालय से, मानस को असम से, दिहांग दिबांग को अरुणाचल प्रदेश से और अगस्त मलाई को केरल से। नोकरेक को मेघालय से, मानस को असम से, दिहांग दिबांग को अरुणाचल प्रदेश से, अगस्त मलाई को केरल से। ठीक है, नोकरेक को मेघालय से, मानस को असम से, दिहांग दिबांग को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से, अगस्त मलाई को केरल से। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 45वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे, यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है हमारा 45वां नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो याद रखिए दोस्तों जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, कह रहा दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पाद घटक है। क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पाद घटक है, तो याद रखें दोस्तों हरे पौधे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी हरे पौधे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, तो याद रखिए ऑप्शन डी हरे पौधे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक। ठीक है, कथन और कारण के प्रश्न को देखेंगे। कथन कह रहा है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। क्या है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फिर देखेंगे कथन की मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। क्या है, कथन कह रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कथन कह रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि मरुस्थल कह रहा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण कह रहा है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सत्य हैं, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो चलिए हम सही आंसर देखेंगे इसका क्या दिया गया है, एक बार और देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो यहाँ देखें दोस्तों इसका आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, देखेंगे
इसका सही आंसर दिया गया है दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दोस्तों महासागर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखें दोस्तों महासागर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें कि प्राकृतिक पारितंत्र के दो प्रमुख घटक जलीय व स्थलीय हैं दोस्तों। कह रहा है कि जलीय पारितंत्र में सागर पारितंत्र पृथ्वी का लगभग 71% भाग घेरे हुए है और इसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। महासागरीय पारितंत्र में विविधता बहुत बड़े स्तर पर है, जो महासागरीय पारितंत्र को अधिक अस्थायी पारितंत्र बनाने में एक प्रमुख कारक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रेड डाटा बुक में। क्या है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों रेड डाटा बुक में। क्या है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों रेड डाटा बुक में, जिसको दोस्तों IUCN के द्वारा जारी किया जाता है रेड डाटा बुक। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में, जिसको जारी किया जाता है दोस्तों IUCN के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग एक और वीडियो ला के कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल किया है दोस्तों, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यह पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।